स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के संदर्भ में मॉडल सेट को शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा है अपने सिलेबस को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मॉडल सेट आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें सभी टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास मॉडल सेट पे आधारित होगा और मॉडल से टोटल 120 प्रश्नों का तैयार किया गया है। ठीक है, लेकिन 120 प्रश्न एक ही क्लास में देना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शन के अकॉर्डिंग मॉडल सेट फर्स्ट को अलग अलग पार्ट के अनुसार से ला दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है सिलेबस आपका सबसे पहला जो है हिंदी से 25 प्रश्न होंगे, है ना। उसके बाद गणित से आपके 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद इंग्लिश से आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे। फिर आपका साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, एसएसटी से 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से आपका 10 सवाल रहेगा। तो इस प्रकार से 25 25 50 50 20 70 70 20 90 90 20 110 और 10 120 सवाल इस प्रकार से आपके रहेंगे। और जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, मैथ से लेकर के रीजनिंग तक, इन सभी का डिटेल सिलेबस भी दिया गया है। तो उन सिलेबस से जो चैप्टर्स से सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए VVI होने वाला है। एक एक सवाल को अच्छे से लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ेंगे। और पहला जो भाग हमारा होगा सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरों शो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये जो पंक्ति है इनमें कौन सा अलंकार यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आपके हैं अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यास और विरोधाभास। तो इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अलंकार से सवाल ये है और अलंकार के ऊपर क्लासेस आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि बड़े न हूजे गुणन बिदूं विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरों सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब यहाँ जब हम अर्थ इसका लगाते हैं तो यहाँ पे अर्थ कहा जा रहा है कि बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, मतलब कोई भी व्यक्ति महान ऐसे ही नहीं हो जाता, बिना गुण के महान नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर हम बिना गुण के, उसके गुण को बिना देखे हुए अगर उसको महान कह देते हैं, उसकी बड़ाई कर देते हैं, तो वो निरर्थक होगी। जैसे ठीक उसी प्रकार से कहत धतुरों सो कनक, धतुरा आप लोगों ने देखा होगा धतुरा। ठीक है, तो धतुरा जो है वह कनक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कनक के नाम से जाना जाता है। और कनक का एक अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है। ठीक है, तो कनक सोना को भी कहा, सोना को भी कनक कहा जाता है। तो अब धतुरा को कनक कह देने से सोना नहीं हो गया। ठीक है, धतुरा को कनक कह देने से सोना नहीं हो गया, क्योंकि इससे गहना तो गढ़ा नहीं जा सकता है, ये इसका तात्पर्य है। अब यहाँ पे हमें अर्थ ढूंढना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो अलंकार में यहाँ होगा अर्था अंतरन्यास। जब हम दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं और उनके अर्थों में अंतर होता है। ठीक है, नाम तो यहाँ पे धतुरा को भी कनक कह दिया गया, लेकिन क्या उसमें डिफरेंस है? कनक सोना को भी कहा जाता है, ठीक है, और धतुरा को भी कहा गया है, तो यहाँ पे अर्थ में अंतर है। ठीक है, बाकी के जो तीन ऑप्शन है अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, विरोधाभास। तो अतिशयोक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है चीज़ों को। ठीक है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है। और प्रतिवस्तुपमा में दो वस्तुओं के बीच समानता या उसके गुणों के बीच तुलना की जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें वहाँ पे डिफरेंस होता है, अर्था अंतरन्यास से अलग होता है ये। इसके बाद विरोधाभास है। विरोधाभास में एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलता है। किसी एक वस्तु जो है उसका गुण जो है वो दूसरे वस्तु के ठीक विपरीत होगा, ठीक उल्टा होगा,
तो वहाँ पे विरोधाभास की स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। तो छंद की जब बात आती है ना, छंद, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिल जाता है। ठीक है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, और 4 में से 3 तो आपका यहीं पे दिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद, है ना। तो यहाँ पे वेदों की संख्या 4 है, इनमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस से पिछले वर्ष भी सवाल पूछे गए हैं। पिछले वर्ष का सवाल था कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो देखिए, श्रृंगार रस को याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ रस भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहा जाता है। यहाँ पे सवाल को मैंने चेंज किया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जितने भी रस हैं, टोटल मुख्य रूप से जो है 9 रस हैं, 9 रस का सिद्धांत, 9 रस हैं, और इसमें 2 रस जो है वो बाद में ऐड किया गया है, लेकिन इन दोनों को पूरा मिला करके 11 रस नहीं माना जाता है। मुख्य रूप से 9 रस ही माने जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि रस की संख्या कितनी है, तो उसको 9 रस यानी कि 9 ही लिखिएगा। ठीक है, उसमें 9 ही लिखना है, और प्रत्येक रस का अपना अपना स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है ये बताना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार रस में प्रेम की भावना होती है, ठीक ना, रति की भावना होती है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो बाकी के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उत्साह, तो बताइए कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो रस 9 है टोटल, उनमें से एक है वीर रस, तो वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। अच्छा, शोक किसका स्थायी भाव है? शोक, तो शोक है करुण रस का। किसका है? करुण रस का। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, हास किसका है? तो हास का मतलब हंसना, हंसी से जुड़ा हुआ है, तो हास्य रस का है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। तो एक एक सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हो सकते हैं, तो सारा टॉपिक जो है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वो सारा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सवाल पूछेगा। मैंने इस सवाल को बनाया ताकि इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब 9 रस हैं, तो किसी भी रस का आपका अस्थायी भाव पूछा जा सकता है, तो आपको अस्थायी भाव याद रखने हैं। और रस सिद्धांत वाले क्लास में मैंने ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द का अर्थबोध, शब्द, शक्ति, रस, छंद, अलंकार। ये काफ़ी आसान सा सवाल बन गया है। इस शब्द का अर्थबोध जो कराने वाली शक्ति होती है वो शब्द शक्ति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको अलंकार में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा हो गया शब्द शक्ति। अब इसमें सवाल हो सकते हैं कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के हैं? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार के हैं। शब्द शक्ति वाले क्लास में मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि ये 3 प्रकार हैं कौन कौन से। तो जो सबसे पहला है अभिधा। क्या है? अभिधा, जो कि बहुत ही सामान्य वाक्य होता है। सामान्य रूप में हम किसी चीज़ को कहते हैं, जिस रूप में देखा उसी रूप में कह दिया, तो उसको अभिधा कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है लक्षणा। जब हम किसी बात को घुमा फिरा करके कहते हैं, मुहावरा बना करके कहते हैं, लोकोक्ति बना करके कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लक्षणा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हमारा है, तीसरा हो जाता है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना। और व्यंजना किसी भी बात में हम कुछ विशेषता लगा करके, विशिष्टता लगा करके, उसकी विशेष अंजना करके, है ना। व्यंजना का अर्थ होता है वि जोड़ अंजना, यानी कि विशेष प्रकार का अंजन, विशेष प्रकार की विशेषता। तो व्यंजना 2 प्रकार का होता है,
एक शाब्दी व्यंजना होता है, एक आर्थी व्यंजना होता है। तो इससे भी संबंधित सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा कि शब्द शक्ति के ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कह भोगू। अब इस प्रस्तुत छंद में कौन सी शब्द शक्ति है, ये आपका यहाँ पे आ गया सवाल। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, लक्षणा और अभिधा। अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरह के छंद रहेंगे जहाँ पर विशेष प्रकार की अंजना की जाएगी, विशेष प्रकार की विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, ये कवियों के लिखने के तरीके होते हैं। जो कवि जितना सामर्थ्यवान होता है, जिसके शब्दों की शक्ति निर्माण करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, उनकी कविताओं में आप इसी प्रकार की व्यंजना देखते हैं। और यहाँ पे सवाल का आंसर क्या है, दूसरा है आर्थी व्यंजना। यहाँ पे अर्थों की व्यंजना की गई है। अब यह पंक्ति जो है ये माता सीता के द्वारा भगवान श्री राम को कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कह भोगू। जब श्री रामचंद्र को वनवास दिया गया था तो उन्होंने सीता को कहा था कि आप महल में ही रहो, आप हमारे साथ जाकर क्या करोगी। तो वही कह रही हैं कि आप तो अपने लिए तप का मार्ग चुन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ रह करके अपना जीवन भोग में बिता दूँ। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्थों की व्यंजना है, ठीक है, अर्थों की व्यंजना हो रही है, अर्थों में खूबसूरती आ रही है। तो यहाँ पे आर्थी व्यंजना इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ है। एक लोकोक्ति या मुहावरा से सवाल रहेगा ही, तो उसी से संबंधित एक सवाल यहाँ पे मैंने दिया है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाएगा, लेकिन लोकोक्ति से कुछ आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं लोकोक्तियों को और मुहावरों को, जिनसे बराबर सवाल पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और प्रयास रहेगा कि ऐसे विशेष टॉपिक के ऊपर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं उनको ला दिया जाएगा, ठीक है। एक क्लास उसका भी करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, ठीक है। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, ये इसका उचित अर्थ नहीं है। जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, ये भी नहीं है। अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। वैसे ही अर्थ में हम इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाता है और उसने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उसके साथ बुरा परिणाम हुआ है, तब हम इस मुहावरे को कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, ये यहाँ पर सटीक अर्थ यहाँ पे इसका नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा कोई मुहावरा होगा, कोई लोकोक्ति होगी जिसका अर्थ ये हो सकता है, ठीक है। जैसे बोया पेड़ बबूल का, ठीक है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो ये होता है कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, जैसा आपने कार्य किया है वैसा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के साथ बुरा होता है जिसने किसी और के साथ बुरा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। तो यहाँ पे सही कौन सा वाक्य होगा। और शुद्ध वाक्य वाले सवालों में पिछले वर्ष भी 3-3, 4-4 सवाल दिए गए हैं शुद्ध वाक्य से संबंधित। तो यहाँ पे इस वर्ष 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही होगा। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, या फिर उनका एक पुत्र है, या फिर उनके एक पुत्र है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3, उनका एक पुत्र है, ठीक है, उनका एक पुत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ देखिए, क्रिया से एक सवाल दिया गया है और क्रिया के यहाँ पे 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक, है ना। तो सकर्मक कौन सी क्रिया होती है और अकर्मक कौन सी क्रिया होती है, इसकी समझ होनी चाहिए। तो सकर्मक में कर्म अवश्य रहेगा, ठीक है, और अकर्मक में कर्म नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। सकर्मक में कर्म अवश्य जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। और देखिए कर्म होता क्या है, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं,
ठीक है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। और जब वाक्य ऐसा हो जिसमें कर्म का रहना अनिवार्य हो तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। ठीक है, और जब कोई ऐसी क्रिया हो जिसके लिए कर्म का रहना आवश्यक नहीं है, ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। अब यहाँ पे राम करता है और आम कर्म है और खाता है ये क्रिया है। तो यहाँ पे राम क्या खाता है, तो आम खाता है। ठीक है, क्रिया का फल जो है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खाता है यानी कि खाना जो क्रिया हो गई वो सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसके लिए कर्म का रहना जरूरी है। अगर हम केवल बोलेंगे कि राम खाता है तो वाक्य कुछ अधूरा सा लगता है कि राम क्या खा रहा है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसके लिए कर्म का रहना जरूरी हो उसको सकर्मक कहते हैं, और जब कर्म नहीं रहे, उसकी आवश्यकता नहीं हो, तो उसको अकर्मक कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गेहूँ पीस रहा है, यही सही वाक्य है कि इसी से पता चल जा रहा है कि पीस कौन रहा है, तो गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ यहाँ पे करता भी है और एक तरह से कर्म का भी काम खुद ही कर रहा है। क्रिया का प्रभाव इसी के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ इस प्रकार की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए विराम चिन्ह से आपका सिलेबस में विराम चिन्ह दिया हुआ है, तो विराम चिन्हों से सवाल रहेंगे। पिछले वर्ष में भी एक एक सवाल विराम चिन्ह से थे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपको आसान सा सवाल दे दिया जाए। यहाँ पे मैंने काफ़ी आसान सा सवाल बनाया है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, पहचानिए। तो चिन्ह जितने भी हैं उसकी पहचान जरूरी है ना। जैसे कि इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं और इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं। और ये जो चिन्ह होता है वो इंग्लिश में फुल स्टॉप है, लेकिन हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे नहीं होता है। हिंदी में आपका पूर्ण विराम एक सिंगल लाइन होती है। ठीक है, तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक, पूर्ण विराम। इसके अलावे आपका उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह ऐसा जब हम किसी वक्ता के कहे गए कथन को हूबहू उसी के शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि आपने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जो पढ़ा होगा नरेशन, वहाँ पे आपने देखा होगा राम सेड, ठीक है, कॉमा फिर इन्वर्टेड कोमा, आई एम इल। ठीक है, राम ने कहा मैं बीमार हूँ। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, आई एम इल, तो आई एम इल को इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है। तो इसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है। इसको डबल कोटेशन इंग्लिश में कहते हैं और एक सिंगल वाला रहता है जिसको सिंगल कोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल कभी कभी जो है किसी खास वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक इत्यादि के नाम को इंडिकेट करने के लिए भी लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर किसी पाठ का नाम लिखना हो तो वहाँ पे भी सिंगल कोटेशन लगा दिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये पहला ऑप्शन आपका दिखा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक चिन्ह होता है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। इसके अलावा आपका योजक चिन्ह होता है, जो तीसरा ऑप्शन है ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का काम क्या है, दो शब्दों को जोड़ना। ठीक है,
तो विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही सवाल आएगा, इससे जुड़े हुए विराम चिन्ह से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण चिन्ह हैं आपको उनके नाम याद रहने चाहिए, उनका प्रयोग भी याद रहना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि वाक्य दे दे और वाक्य में पूछे, वाक्य में इस प्रकार से सवाल दिया हुआ रहेगा हे राम, ठीक है, और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया हुआ रहेगा हे राम ये आपने क्या किया, ठीक है, और यहाँ भी खाली स्थान दे दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ दोनों जगह पे कौन कौन से चिन्हों का इस्तेमाल होगा, तो हे राम यहाँ पे विस्मय प्रकट हो रहा है तो इसके बगल में विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। ये आपने क्या किया, यहाँ प्रश्न आ रहा है तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो विराम चिन्ह और उनके प्रयोग ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी जरूरी हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है। तो ये सवाल जो है आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इस टॉपिक से लिया गया है। तो इस टॉपिक से भी एक सवाल आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो उसको आप लोगों को याद रखना है और मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग 8 से 10 सेट आप लोगों के लिए लाया जाए, ठीक है। तो अगर आप सभी सेट को देख लेते हैं तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारा आपका यहाँ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है, अद्भुत। तो अद्भुत का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक हो। तो ये तो सही अर्थ नहीं है। अभूतपूर्व ये सही है क्योंकि इसी का अर्थ होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। अपूर्व इसका भी सेंस होता है जो पहले ना हुआ हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। अपूर्व सुंदरी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका ये भी अर्थ होता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। अनुपम, अनुपम का मतलब ये होता है अद्वितीय, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज गया है कि निम्न में से किसका अर्थ स्त्री है। तो अर्थ अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द, जिसको आप कह सकते हैं अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द। अब इसमें देखिए अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द से पिछले वर्ष सवाल नहीं थे, लेकिन पिछले वर्ष एक टॉपिक जो लिया गया था छंद अलंकार वाला, उससे बहुत ज़्यादा सवाल था और इस बार पर्यायवाची शब्द को शामिल किया जा सकता है और छंद वाले सवाल कम किए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने एक सवाल यहाँ पे रखा है अनेकार्थक या पर्यायवाची वाले शब्द से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका अर्थ स्त्री है, ठीक है, महिला है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अंगजा। अंगजा का मतलब होता है बेटी या पुत्री, ठीक है, बेटी या पुत्री होता है। दूसरा है अंगना। तो अंगना का मतलब होता है स्त्री, याद रखिएगा, अंगना का मतलब स्त्री। और अच्छा से लिख देते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका आंगन। तो आंगन तो सबको पता है, घर के बीचों बीच का जो स्थल होता है उसको आंगन कहा जाता है। फिर है अंगार। तो अंगार का मतलब ज्वाला या आग कह सकते हैं, आग का टुकड़ा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अम्ये। अम्ये का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अम्ये का मतलब क्या होता है, अम्ये, अम्ये का मतलब होता है आपका अमृत। क्या होता है, अमृत। तो अमृत यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विष तो गलत हो गया, सुधा ये सही है। अच्छा मधुप किसको कहते हैं, तो मधुप कहते हैं भौरे को। आम्र का मतलब आम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, सुधा। आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक का मतलब क्या होता है, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, और प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ये भी आप जानते होंगे।
लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सवाल आसान भी लगे तो वहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आसान सवाल प्रायः गलत हो जाते हैं। अब आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं, आप 5 में टिक लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के मात्र 3 ही भेद होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हैं, याद रखिएगा। रूढ़ सिंगल सिलेबल वाला वर्ड होता है, इसका अगर हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यौगिक 2 अलग अलग शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको यौगिक कहते हैं। इनके अवयवी शब्दों को अलग कर देंगे तो उसके अलग अलग अर्थ भी आप देखने को यहाँ पे मिल सकता है आपको। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं नीलकमल, नीलकमल, तो ये यौगिक शब्द का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नील और कमल 2 अलग अलग शब्द बने हुए हैं। जबकि रूढ़ में अगर हम करें केवल कमल, ठीक है, तो केवल कमल अगर लिखेंगे तो ये रूढ़ के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से योग रूढ़ जो है, योग रूढ़ अपना अर्थ छोड़ करके विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जैसे इसमें दशानन कहते हैं, तो दशानन रावण को कहा जाता है, तो दशानन शब्द जो है वो अपना अर्थ छोड़ करके दूसरे अर्थ को पकड़ लेता है, तो इसको योग रूढ़ कहा जाता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो यहाँ पे कारक का टॉपिक भी मैंने ले लिया है, और कारक के विभक्ति और उनके चिन्ह ये तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 8 विभक्तियाँ होती हैं, और पहली विभक्ति क्या है, कर्ता। पहली विभक्ति क्या है, कर्ता, और इसका चिन्ह क्या है, तो ने। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से, करण से, और से यहाँ पे साथ के अर्थ में होता है, ठीक ना, साथ के अर्थ में। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक, तो कलम हाथ में है, साथ के अर्थ में रखेंगे। चौथा आपका क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, संप्रदान को या के लिए, ठीक है, को या के लिए। उसके बाद आपादान होता है, और आपादान में क्या आ जाता है, से, और ये से जो है ये करण का उल्टा है। करण साथ में तो आपादान अलगाव के अर्थ में, ठीक है, अलगाव के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे जो उदाहरण है हमारा ये आपादान कारक का ही है, ठीक है। और इसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध का आ जाता है ना, संबंध कारक। संबंध का चिन्ह क्या हो जाता है, संबंध का चिन्ह का, के, की, या फिर रा, रे, री, है ना, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसके, उसकी। उसके बाद 7वां है आपका अधिकरण। अधिकरण जिसका चिन्ह क्या होता है, में या पर। अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का में या पर। और लास्ट क्या है, संबोधन। संबोधन, और संबोधन जो है ना वो प्रथम विभक्ति में ही होती है, क्योंकि संबोधन हम किसका करते हैं, तो कर्ता का करते हैं। तो संबोधन हे, हो, रे, अजी, ये सारे जो हैं संबोधन के उदाहरण हैं, चिन्ह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कारक का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। ब्रीफली याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें अगर याद रहेंगी, बेसिक चीज़ें, तो आप आसानी से सवाल को हल करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। अब दही का लिंग पूछा जा रहा है, तो बताइए दही स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो दही जो है वो पुल्लिंग है, दही खट्टा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। ऑप्शंस हैं विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ देखिए वाक्य को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे पुरानी है, ये तो विशेषण है, ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि पुरानी ये विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो
जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। क्या कहला जाता है? विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे पुस्तक विशेष्य है। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि उसकी घड़ी नहीं है, तो घड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सुमित सो रहा है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? सुमित सो रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि ये आपका क्या है? कर्ता है। ठीक, सुमित क्या है? तो कर्ता है। सो रहा है ये आपका क्रिया हो गया। यहाँ पे कर्म नहीं आया, तो जहाँ कर्म नहीं आएगा वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल शांति थी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे एक बार फिर सवाल अलंकार से आ गया है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल शांति थी। सजल नीरद सी, ठीक है, सजल नीरद सी, यहाँ पे सी, उसके जैसी, उसके जैसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब हम इस प्रकार के शब्दों से दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्ति के बीच तुलना करते हैं, जिसमें जैसे, के तरह, की तरह, जैसी, सी, सा, तो उसको हम उपमा के अंतर्गत रखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कोई आ गया तो क्या करोगे। इस वाक्य में कोई क्या है? कोई आ गया तो क्या करोगे, तो कोई क्या है? तो कोई निश्चित रूप से यहाँ पे सर्वनाम है, और सर्वनाम के किस भेद में ये आएगा? पुरुषवाचक तो नहीं होगा, क्योंकि पुरुषवाचक में किसी पुरुष का नाम होगा। अनिश्चयवाचक, ये सही है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, किसके आने की बात की जा रही है, निश्चित नहीं है कोई, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि लोटा किस प्रकार का शब्द है। अब देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से आपने शब्द का भेद पढ़ा होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो पहला होता है तत्सम, दूसरा क्या होता है? तत्सम के बाद तद्भव, तद्भव, और तीसरा क्या होता है? देशज, देशज, और चौथा क्या होता है? विदेशज। ठीक है, विदेशज। तो यहाँ पे लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा हमारे आम बोलचाल की भाषा में, किसी स्थान विशेष की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये देशज की श्रेणी में आएगा। लोटा किसकी श्रेणी में आएगा? देशज की श्रेणी में आएगा। और तत्सम कैसे शब्द होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हुबहू उपयोग में लाए जाते हैं हिंदी के अंतर्गत, उनको तत्सम कहा जाता है। जैसे कर्पूर, ठीक है, जैसे कर्पूर, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप कपूर है। और कपूर क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। कपूर क्या कहला जाता है? तो तद्भव कहला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आम्र। ठीक है, आम्र क्या है? तो आम्र तत्सम शब्द है, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है आपका आम। तो आम क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा तद्भव। तो तत्सम संस्कृत के हुबहू लिए गए शब्द को तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के शब्दों का रूपांतर करके हिंदी में हिंदी के शब्द बना दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और देशज किसको कहते हैं? तो देशज जो दो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, लोटा, थाली, पगड़ी, इस तरह के शब्द। इसके बाद विदेशज, यानी कि जो दूसरी भाषा से हमने अपनी भाषा में लिया है, उनको हम विदेशज कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? तो विदेशज है, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी क्या है? ये भी आपका विदेशज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वाचनालय में कौन सा समास है। तो समास के ऊपर हमारे क्लासेस आ रहे हैं, और अभी तक 3 ही क्लास आया हुआ है ना। तो समास के अंतर्गत आपको कुल 6 भेद पढ़ने हैं, और इसके बारे में क्लासेस आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर ये जो प्रश्न है, इसके ऊपर क्लास आ चुका है। वाचनालय कौन सा समास है, ये बताइए। तो वाचनालय का अगर हम विग्रह करेंगे, समास को पहचानने का तरीका क्या है? तो उसका विग्रह कर दीजिए, आप आसानी से पहचान पाइएगा कि कौन सा समास है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाचन के लिए, वाचन के लिए आलय। आलय मतलब पढ़ने के लिए जो घर होता है,
यानी कि उसको हम पुस्तकालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हम वाचन के लिए घर प्रयुक्त करते हैं उसको वाचनालय कहते हैं। अब यहाँ देखिए के लिए बीच में छुपा हुआ है, और के लिए क्या है, तो के लिए आपका कारक का चिन्ह है। और कौन से कारक का चिन्ह है, तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो अगर हम इसका भेद बताएं समास के अंतर्गत, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स आप इस तरह से बता सकते हैं जब आप समास का विग्रह करिएगा तब। यहाँ पे ऑप्शन आपका सीधा सीधा पूछ दिया समास के भेद से, तो ये काफ़ी आसान हो गया। तत्पुरुष आप बता दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष के 4 प्रकार आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा अगर आप अच्छे से विग्रह नहीं कर पाएंगे तो इसलिए विग्रह करना जरूरी है और अच्छे से विग्रह होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है। हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो हरिह, हरिह जोड़ चंद्र बराबर हरिश्चंद्र होता है, ठीक है। हरिह जोड़ चंद्र, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे विसर्ग आ गया, तो इस सीधे सीधे विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें हर्षऊ है, इसमें देखिए दुर्गऊ है, इसमें हर्षऊ है, ऊपर अनुस्वार है, इसमें हर्षऊ है, ऊपर अनुस्वार है, और इसमें रेफ भी है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, मृत्युंजय इस प्रकार से लिखाएगा, ये मृत्युंजय का शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और वर्णमाला में आप लोगों को तो पता ही है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन है 8, 9, 11 और 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11। टोटल 11 स्वर हैं, और वो कौन कौन हैं, तो अ से लेकर के आपके औ तक हैं, ठीक है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। अनुस्वार और आह, इन दोनों को अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हमारा यहाँ पे 25वां सवाल हिंदी का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश के सेक्शन से भी सवाल आपको अगले क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहेंगे, इस मॉडल सेट के पूरे पार्ट को आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।